जब एक बच्चा अजीब हरकतें करने लगता है और कोई नहीं बता पाता कि क्या हो रहा है। फिल्म की शुरुआत इराक में खुदाई परियोजना से होती है, जिसका नेतृत्व फादर मारिन नामक एक मावरीन केवल अपने विश्वास के लिए बल्कि एक पुरातत्वविद के रूप में भी जाना जाता है। खुदाई के दौरान उसे एक ऐसी वस्तु मिलती है जो पिजुजू नामक एक प्राचीन दानव के अस्तित्व की ओर इशारा करती है, जो बेबीलोन की पौराणिक कथाओं में एक भयानक इकाई है। ये खोज महज एक संयोग नहीं है, क्योंकि अतीत में मारिन ने एक बार इसी दानव का सामना किया था जब उसने एक महिला को अपने वश में कर लिया था। रानी फिर वाशिंगटन डीसी हारी खासकर जॉर्ज टाउन में बदल जाती है, जहां हमारी मुलाकात क्रिस मैकनील से होती है, जो एक जानी माइनस मानी अभिनेत्री है, जो अपने करियर में व्यस्त है, जो अपने और एक्शन पर्याप्त नहीं है। वो हाल ही में अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए एक नए घर में शिफ्ट हुई है और अपनी बेटी रीगन को एक सिंगल पेरेंट के रूप में खुद पाल रही है। क्रिस की व्यस्त जीवन शैली के कारण रीगन अक्सर घर पर अकेली रहती है। हालांकि क्रिस ने उसकी देखभाल के लिए एक नानी और घर के कर्मचारी रखे हैं ताकि वो अकेला महसूस न करे। एक दिन जब क्रिस को फिल्मांकन से छुट्टी मिली तो उसने रीगन के साथ घर के बेसमेंट में खेलने का फैसला किया और वहाँ क्रिस को एक वीजा बोर्ड मिला जो कि रीगन का था, जो कि रीगन ने बताया कि उसे ये बेसमेंट की एक अलमारी में मिला था और वो अक्सर इसका इस्तेमाल खेलने के लिए करती है। फिर उसने अपनी माँ को बताया कि उसका एक अदृश्य दोस्त है जिसे वो कैप्टन हाउडी कहती है। उसे नहीं पता था कि यह आकृति वास्तव में दानव पिजुजू है, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा है। अपने हंसमुख रूप के पीछे रीगन वास्तव में काफी अकेली है, जिससे वो इस प्राणी की उपस्थिति के प्रति संवेदनशील हो जाती है। दानव उसके अकेलेपन का फायदा उठाकर उसके करीब आता है और उसका दोस्त होने का नाटक करता है। अरे कहाँ से आया? मिल गया। सच में नहीं चाहता कि मैं खेलूं, है ना? कैप्टन हाउडी पता नहीं। कैप्टन हाउडी। एक रात क्रिस फोन की घंटी बजने की आवाज से जागती है और रीगन को अपने कमरे में सोता हुआ देखकर हैरान रह जाती है। जब रीगन से पूछा गया तो उसने कहा कि उसका बिस्तर अक्सर अपने आप हिल जाता है, जिससे वो अकेले सोने से डरती है। हालांकि क्रिस इसे एक बच्चे की कल्पना से ज्यादा कुछ नहीं मानता और इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अगले दिन क्रिस रीगन को उसकी हालत की जांच के लिए अस्पताल ले जाता है, लेकिन वहां उन्हें उसके व्यवहार में असामान्य बदलाव नजर आने लगते हैं। रीगन अचानक अजीब हरकतें करने लगती है, बिना किसी कारण के गाना गाती है और उसकी जांच करने वाली नर्स से कठोर बातें करती है। बिल्कुल शांत, सामान्य रूप से सांस ले। पर डॉक्टर डॉट क्लीन बाद में बताते हैं कि रीगन को उसकी उम्र के बच्चों में होने वाली एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी होती है, जो संभवतः अकेलेपन के कारण, भावनात्मक तनाव के कारण हो सकती है। हालांकि स्पष्टीकरण उचित लगता है, फिर भी क्रिस को लगता है कि कुछ सही नहीं है, लेकिन वो रीगन को घर ले जाने का फैसला करती है। उस रात क्रिस अपने घर पर एक छोटी सी पार्टी आयोजित करती है, लेकिन शांत माहौल जल्द ही अजीब हो जाता है जब रीगन एक बार फिर मेहमानों के सामने अनुपयुक्त व्यवहार करती है। वो बदतमीजी से बोलती है और कालीन पर खुद को गीला करके सभी को शर्मिंदा करती है, जिससे क्रिस को बहुत शर्मिंदगी होती है और वो अपने मेहमानों से माफी मांगती है। उसके बाद क्रिस रीगन को उसके कमरे में ले जाता है ताकि वो आराम कर सके। कमरे के अंदर रीगन भ्रमित और डरी हुई है। वो सोचती है कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि उसका खुद पर कोई नियंत्रण नहीं है। उसे शांत करने के बाद जब तक वो सो नहीं जाती, क्रिस कमरे से बाहर चला जाता है, लेकिन कुछ ही देर बाद माहौल फिर से तनावपूर्ण हो जाता है। जैसे ही वो नीचे जाने वाली होती है, क्रिस रीगन के कमरे से आती एक चीख सुनती है और घबराकर तुरंत वापस लौटती है, ये देखने के लिए कि उसकी बेटी के साथ क्या हो रहा है। जब क्रिस कमरे में प्रवेश करती है तो वो रीगन के बिस्तर को बिना किसी तार के कारण के अपने आप हिलते हुए देखकर पूरी तरह से चौंक जाती है। इस घटना से उसकी चिंता और बढ़ जाती है, इसलिए अगले दिन वो रीगन को आगे की जांच के लिए अस्पताल वापस ले जाती है। हालांकि इस बार भी रीगन की हालत और भी अस्थिर दिखाई देती है, क्योंकि वो विरोध करना जारी रखती है और एक बार फिर से इस तरह से बोलती है जो उसकी उम्र के बच्चे के लिए बहुत कठोर है। मुझे नहीं चाहिए, कमीने। जांच के बाद डॉक्टर क्रिस को समझाते हैं कि रीगन एक न्यूरोलॉजिकल विकार से पीड़ित हो सकता है, जो मतिभ्रम को ट्रिगर कर सकता है, और वो ये भी सुझाव देता है कि पिछली रात बिस्तर का हिलना संभवतः मांसपेशियों में ऐंठन के कारण हुआ था। क्रिस तुरंत इस स्पष्टीकरण को खारिज कर देती है और जोर देकर कहती है कि वो उस समय बिस्तर पर थी और उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि यह कितना शक्तिशाली आंदोलन था, ऐसा कुछ जो वो मानती है कि सामान्य ऐंठन के कारण संभवतः नहीं हो सकता है। फिर भी डॉक्टर अपने चिकित्सा तर्क पर अडिग रहता है और रीगन को मस्तिष्क की अधिक गहन जांच से गुजरने की सलाह देता है। प्रक्रिया के दौरान रीगन को तीव्र दर्द होता हुआ दिखाई देता है, जिससे क्रिस अपनी बेटी को ऐसी स्थिति में देखकर और भी परेशान हो जाती है।
हालांकि जब मस्तिष्क के स्कैन के परिणाम आते हैं तो कोई असामान्यता नहीं पाई जाती है और चिकित्सकीय रूप से रीन को पूरी तरह से सामान्य घोषित किया जाता है। गंभीर स्थिति के कोई लक्षण नहीं होने के कारण उसे आराम करने के लिए घर लौटने की अनुमति। दुर्भाग्य से सुधार के बजाय रीगन की स्थिति उनके लौटने के बाद और भी खराब हो जाती है। ये महसूस करते हुए कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही है, क्रिस तुरंत डॉक्टर क्लेन को बुलाता है और उन्हें घर आने के लिए कहता है। जब वो आता है तो वो रीगन को बहुत ही असामान्य तरीके से हिंसक दौरे पड़ते देखकर चौंक जाता है और एक समय पर रीगन परेशान करने वाली धमकियां देते हुए मदद के लिए रोती भी है। जैसे ही डॉक्टर उसके पास जाने की कोशिश करता है, रीगन अचानक उस पर हमला कर देता है, जिससे उसे शांत करने के लिए उसे शामक इंजेक्शन लगाना पड़ता है। उसे एक सब कुछ खुद देखने के बावजूद और डॉक्टर क्लेन फिर से दिमाग की जांच करने पर जोर देते हैं, जिससे क्रिस का धैर्य जवाब दे जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि डॉक्टर इसे एक सामान्य चिकित्सा समस्या के रूप में देख रहे हैं, जबकि उसकी राय में गोरा को कुछ और ही असामान्य हो रहा है। एक लंबी बहस के बाद और रीगन की हालत बिगड़ती देख क्रिस अंततः एक और परीक्षण के लिए सहमत हो जाता है, भले ही परिणाम एक बार फिर रीगन के दिमाग में कोई समस्या न दिखाते हों। डॉक्टर डोडानी कहते हैं कि एक्स माइनस रे नकारात्मक, दूसरे शब्दों में सामान्य। बात क्रिस अपनी बेटी को देखने के लिए घर लौटती है। जैसे ही वो कमरे में प्रवेश करती है, वो खिड़की को पूरी तरह से खुला देखती है और ठंडी हवा के कारण कमरा अस्वाभाविक रूप से ठंडा महसूस कर रहा है। ये क्रिस को परेशान करता है, क्योंकि उसे लकभाल करने वाले ने रीगन को ऐसी परिस्थितियों में अकेला छोड़ दिया है। कुछ ही देर बाद शेरोन वापस आती है और बताती है कि जाने से पहले उसने क्रिस के सहायक बर्क को रीगन पर नजर रखने के लिए कहा था, लेकिन बर्क के घर में न होने पर कुछ गड़बड़ महसूस होती है। कुछ देर बाद कोई ये चौंकाने वाली खबर लेकर आता है कि बर्क सीढ़ियों से गिरकर मर गया है, उसकी गर्दन टूट गई है। स्थिति तब और भी भयावह हो जाती है जब रीगन अचानक सीढ़ियों के ऊपर दिखाई देता है, जो परेशान करने वाले अप्राकृतिक तरीके से चल रहा है, जिससे हर कोई घबरा जाता है। अंदर आओ। बर्क मर चुका है, चलो। वो नशे में रहा होगा, वो सीढ़ियों से नीचे गिर गया। हे भगवान। ये महसूस करते हुए कि जो हो रहा है उसके लिए कोई तार्किक व्याख्या नहीं है, क्रिस अंततः एक मनोचिकित्सक से मदद लेने का फैसला करता है, ताकि ये पता चल सके उसकी बेटी के साथ वास्तव में क्या हो रहा है। सत्र के दौरान मनोचिकित्सक रीगन के अंदर क्या है ये जानने के लिए सम्मोहन का उपयोग करता है, जिसमें उस इकाई के बारे में भी पूछता है जिसे वो कैप्टन हाउडी कहती है। हालांकि रीगन डरी हुई दिखाई देती है और कहती है कि उसे कुछ नहीं पता। जब मनोचिकित्सक उसके अंदर की उपस्थिति से अधिक बातचीत करने की कोशिश करता है तो स्थिति खतरनाक हो जाती है, क्योंकि इकाई आक्रामक रूप से प्रतिक्रिया करती है और उस पर हमला करती है। मुझे भी जवाब दो। इस बीच यह कहानी विलियम नामक एक जासूस के इर्द माइनस गिर्द घूमती है, जो बर्क की मौत की जांच कर रहा है। अपनी जांच के दौरान उसकी मुलाकात पादरी फादर डेमियन से होती है, जो खुद भी मनोचिकित्सा में माहिर है। विलियम बताता है कि बर्क का शरीर अप्राकृतिक अवस्था में पाया गया था और उसका सिर 180 डिग्री मुड़ा हुआ था, जिसे केवल गिरने का नतीजा बताना मुश्किल है। इससे विलियम को शक होता है कि बर्क को सीढ़ियों से नीचे फेंकने से पहले उसकी हत्या की गई होगी। बर्क डेनिंग्स। जब आप पढ़ते हैं कि उसकी मौत कैसे हुई, तो वो खड़ा था और पूरी तरह से पीछे की ओर मुड़ गया। इस बीच रीगन की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है, जिससे डॉक्टरों को उसके शरीर को नियंत्रित करना पड़ता है, ताकि वो खुद को या दूसरों को चोट न पहुंचा सके। उसे कड़ी निगरानी में रखा गया है, फिर भी तमाम चिकित्सकीय प्रयासों के बावजूद कुछ भी काम नहीं कर रहा है। दर्जनों डॉक्टरों द्वारा जांच के बाद भी कोई भी उसकी स्थिति का सही कारण निर्धारित करने में सक्षम नहीं है। आखिरकार डॉक्टर क्लेन और बाकी मेडिकल टीम हार मान लेते हैं और मानते हैं कि ये केस उनकी समझ से परे है। जब सभी मेडिकल तरीके काम नहीं कर पाते तो डॉक्टर क्लेन आखिरकार कुछ बहुत ही अनोखा सुझाव देते हैं। वह क्रिस को एक पादरी से भूत भगाने की मदद लेने को कहते हैं। वो सोचने लगते हैं कि रीन को जो तकलीफ हो रही है वो कोई साधारण बीमारी नहीं है, बल्कि किसी अदृश्य शक्ति का नतीजा है। वो ये भी कहते हैं कि क्रिस और रीगन के जीवन में आध्यात्मिक विश्वास की कमी के कारण वे इस तरह की परेशानियों के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकते हैं। और तुम मुझे अपनी सारी बकवास के साथ ही बताने जा रहे हो कि क्या तुमने कभी भूत भगाने के बारे में सुना? भूत भगाने की श्वास करने से भूत गायब हो सकते हैं। एक ऐसा स्टाइलिश रिवाज इसमें। तुम मुझसे कह रहे हो कि मुझे अपनी बेटी को एक टाइम के पास ले जाना चाहिए? इस बीच जासूस विलियम बर्क की मौत की जगह पर अपनी जांच जारी रखता है और कई संदिग्ध सुराग खोजता है। उसे एक पत्थर मिलता है जो मारिन द्वारा पहले खोजे गए पत्थर जैसा ही है, जिससे उसके शक को बल मिलता है कि इस केस के पीछे कुछ अजीबोगरीब है। उसे ये भी सबूत मिलता है कि बर्क घटना से पहले रीगन के कमरे में था, जिससे उस रात वास्तव में क्या हुआ था इस पर गंभीर सवाल उठते हैं। घर वापस आकर क्रिस को एक और अजीब घटना का सामना करना पड़ता है, जब उसे रीगन के तकिए के नीचे रहस्यमय तरीके से एक क्रूस रखा हुआ मिलता है।
हालांकि घर में कोई भी उसे वहां रखने की बात स्वीकार नहीं करता। कुछ ही देर बाद जासूस विलियम बर्क की मौत के बारे में और सवाल पूछने घर आता है। वो ये पता लगाने की कोशिश करता है कि क्या रीगन को उस रात की कोई बात याद है, लेकिन क्रिस बताता है कि रीगन को बहुत ज्यादा बेहोश कर दिया गया था, जिससे उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। इससे विलियम की उलझन और बढ़ जाती है। हालांकि उसे अभी भी शक है कि इसमें असाधारण शारीरिक शक्ति वाला कोई व्यक्ति शामिल हो सकता है, फिर भी केस का अंत किसी स्पष्ट नतीजे पर नहीं पहुंचता है। तुम बहुत अच्छी महिला। विलियम के जाने के बाद घर का माहौल एक बार फिर तनावपूर्ण हो जाता है जब क्रिस को रीगन के कमरे से परेशान करने वाली आवाजें सुनाई देती हैं। जब वो अंदर आती है, नॉन्च तो वो कमरे में इधर माइनस उधर उड़ती हुई चीजें देखती है, जबकि रीगन का व्यवहार और भी परेशान करने वाला हो जाता है क्योंकि वो खुद को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। उस पल में रीगन के अंदर की उपस्थिति सीधे क्रिस से बात करती हुई प्रतीत होती है, ये सवाल करते हुए कि क्या वो वास्तव में समझती है कि उसकी बेटी ने क्या किया है, जिससे स्थिति और भी भयावह हो जाती है। कोई अन्य विकल्प नहीं होने पर क्रिस अंततः फादर डेमियन को ढूंढता है और उसे रीगन के साथ हुई सारी बातें बताता है। तब उससे भूत भगाने की विनती करती है। हालांकि वो पहले इसमें शामिल उच्च जोखिम और चर्च से आधिकारिक अनुमोदन की आवश्यकता के कारण मना कर देता है। हालांकि क्रिस की हताशा को देखकर फादर डेमियन अंततः इस शर्त पर मदद करने के लिए सहमत हो जाते हैं कि उन्हें पहले पर्याप्त सबूत इकट्ठा करने होंगे। फिर वो रीगन की स्थिति को प्रत्यक्ष रूप से देखने के लिए क्रिस के घर जाता है। कमरे के अंदर वो रीगन के भीतर मौजूद इकाई से संवाद करने का प्रयास करता है और ये उसके लिए जल्द ही स्पष्ट हो जाता है कि ये एक सामान्य परेशानी से कहीं अधिक है। वो इकाई फादर डेमियन के बारे में गहरी निजी जानकारी भी प्रकट करने में सक्षम है, जिसमें उनकी माँ की हाल ही में हुई मृत्यु भी शामिल है, कुछ ऐसा जो किसी और को नहीं पता होना चाहिए था। इससे उसके इस विश्वास को बल मिलता है कि वो किसी अप्राकृतिक चीज से जूझ रहा है। मैं तुम्हारी माँ का दोस्त, मैं डेमियन कैरिस हूँ। और मैं एक शैतान हूँ। हमारे साथ है। तुम्हारी माँ अपनी कार के साथ यहाँ है। अगर ये सच है तो तुम्हें मेरी माँ का मायका पता होना चाहिए। जाने से पहले फादर डेमियन क्रिस से एक महत्वपूर्ण सवाल पूछते हैं, क्या रीगन को उसकी माँ की मृत्यु के बारे में पता हो सकता है? और क्रिस दृढ़ता से इनकार करते हैं, ये समझाते हुए कि वे हाल ही में मिले हैं। सभी आवश्यक सबूत इकट्ठा करने के बाद फादर डेमियन औपचारिक रूप से चर्च से भूत भगाने की अनुमति मांगते हैं। सावधानी पूर्वक विचार माइनस विमर्श के बाद चर्च अनुमति देता है, लेकिन एक महत्वपूर्ण शर्त के फादर मारिन को दानव पिजुजू का सामना करने के अपने पिछले अनुभव के कारण अनुष्ठान में भाग लेना होगा। बिना किसी हिचकिचाहट के फादर मारिन स्वीकार करते हैं और खुद को एक बार फिर उस इकाई का सामना करने के लिए तैयार करते हैं जिसे उन्होंने एक बार हराया था। उस रात फादर मरीन क्रिस के घर पहुंचते हैं और फादर डेमियन को एक बार फिर से उस राक्षस पिजू से लड़ने में मदद करते हैं जिसे उन्होंने पहले हराया था। वे तुरंत भूत भगाने की रस्म शुरू करते हैं। हमारे पिता, चुप रहो। अपने सेवक को बचाओ जो तुम पर भरोसा करता है। हे मेरे भगवान, प्रभु मेरे जीवन का निर्वाह करते हैं। प्रार्थना के साथ कमरे के अंदर का माहौल तनावपूर्ण होता जाता है और रीगन पर पवित्र जल छिड़का जाता है, जबकि उसके अंदर का प्राणी विरोध करना जारी रखता है। राक्षस बार फादर डेमियन पर मानसिक हमले करके उनके विश्वास को कमजोर करने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि ये दावा भी करता है कि उनकी माँ अब नरक में है, जिससे वो हिल जाते हैं और कुछ देर के लिए बोल नहीं पाते। तुम्हारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर इस मूर्ख शत्रुतापूर्ण शक्तियों का सामना करने के लिए के लिए मसीह की शक्ति आपको मजबूर करती है। मसीह की शक्ति आपको मजबूर करती है। मसीह की शक्ति आपको मजबूर करती है। लंबे समय तक चलने वाले अनुष्ठान में धीरे मानस धीरे दोनों पादरियों की ऊर्जा खत्म हो जाती है क्षमा और एक समय पर बड़े फादर मरीन थके हुए दिखाई देते हैं और खुद को संभालने के लिए कुछ देर के लिए बाथरूम में चले जाते हैं। यह स्पष्ट हो जाता है कि दवा लेने के कारण उसे दर्द हो रहा है, जिससे पता चलता है कि उसकी शारीरिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं है जितनी दिखती है। इस बीच फादर डेमियन रीगन को देखने के लिए कमरे में लौटता है, लेकिन एक बार फिर वही छल होता है क्योंकि वो इकाई उसकी माँ का रूप धारण कर लेती है और उसके विश्वास को अंदर से तोड़ने की कोशिश करती है। ये देखकर कि फादर डेमियन अपना संयम खोने लगा है, फादर मारिन अकेले ही अनुष्ठान जारी रखने का फैसला करते हैं और उसे कमरे से बाहर जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि उसकी हिलती हुई स्थिति प्रक्रिया को खतरे में डाल सकती है। जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। हालांकि कुछ देर बाद फादर डेमियन वापस आते हैं। उन्हें लगता है कि कुछ गड़बड़ है।
जैसे ही वो अंदर आते हैं वो फादर मारिन को बिस्तर पर बेजान पड़ा हुआ देखकर चौंक जाते हैं। उन्हें दिल का दौरा पड़ा है। गुस्से और हताशा से भरकर फादर डेमियन गाय से सीधे भिड़ने का साहसिक निर्णय लेते हैं और उसे रीगन के शरीर से बाहर जाने के लिए मजबूर करते हैं। कैच वो मांग करते हैं कि वो उनके बाजार में प्रवेश करे, एक खतरनाक कार्य जिसे वो मानते हैं कि उसे बचाने का एकमात्र तरीका है। इकाई मान जाती है और खुद को फादर डेमियन में स्थानांतरित कर लेती है। फादर डेमियन को एहसास हुआ कि वो अपनी आखिरी चेतना के साथ इसे लंबे समय तक रोक नहीं पाएगा। उसने खिड़की से बाहर कूदकर खुद को बलिदान कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया और ये सुनिश्चित किया कि खतरा अब रीगन को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। भयंकर कष्ट के बाद रीगन धीरे सामान्य हो जाते हैं और धीरे माने जाते हैं। ये सब फादर डेमियन के बलिदान से एहसास करते हुए कि घर में बहुत सी दुखद यादें जुड़ी हुई हैं, क्रिस और रीगन तय करते हैं कि वे इसे पीछे छोड़ दें और यूरोप में एक नया जीवन शुरू करें, अपनी पिछली परेशानियों को पीछे छोड़ते हुए। कहानी का अंत होता है।